नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। हम लेकर आते हैं आदिवासी भारत से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरें। आज बात करेंगे महाराष्ट्र में डॉक्टरों की लापरवाही पर और साथ ही जानेंगे आदिवासियों के विकास के दावे और उनकी सच्चाई। अस्मिता और अधिकार में आपको दिखाएंगे त्रिपुरा के ट्रिंग फेस्टिवल की झलक। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आदिवासी क्षेत्रों में ड्यूटी पर नहीं जाते डॉक्टर्स, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश। लोकसभा में उठा छत्तीसगढ़ आरक्षण का मुद्दा, शायरी से दिया अर्जुन मुंडा ने जवाब। गिरते उभरते डूबते धारे से कट गया, दरिया सिमट के किनारे से कट गया। मोदी सरकार के एजेंडे पर आदिवासी, गिनाए कई योजनाओं के लाभ। और अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और खबर है महाराष्ट्र से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदिवासी क्षेत्रों में पोस्टिंग लेने से इनकार करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दे दिया है। बुधवार को कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई के साथ ही सरकार ये सुनिश्चित करे कि डॉक्टर्स ऐसे इलाकों में सेवाएं दें। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट में बंडू संपतराव साने ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें बताया गया था कि साल 2022 में महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण के कारण लगभग 10,000 मौतें हुई, लेकिन अदालत के कई आदेशों के बावजूद भी कोई विशेषज्ञ डॉक्टर इन इलाकों में काम नहीं करना चाहता है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SV गंगापुरवाला और जस्टिस SG चपलगांवकर की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। वहीं राज्य सरकार की तरफ से याचिकाकर्ता नेहा भिड़े ने कोर्ट में बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टरों के लिए ग्रामीण या आदिवासी क्षेत्रों में पोस्टिंग लेना अनिवार्य कर दिया था। इसके बावजूद कई डॉक्टर्स ने आदिवासी क्षेत्रों में जाने से इनकार कर दिया और प्रतिनियुक्त होने के बावजूद काम पर रिपोर्ट नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि सरकार ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस दावे पर पीठ ने पूछा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्या कोई कार्य योजना है और क्या वहां डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की गई है। ये पूरा मामला क्रियान्वयन का है। डॉक्टर अगर पूरे हफ्ते नहीं तो कम से कम कुछ दिनों के लिए ही उपलब्ध हों, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। इस पर सरकार क्या कदम उठा रही है। आपको बता दें, इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी 2023 को होगी। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है लोकसभा से। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर राज्य की भूपेश बघेल सरकार और राज्यपाल अनुसुईया उइके आमने सामने है, लेकिन अब ये मुद्दा राज्य से निकलकर संसद में पहुंच गया है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने यह मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी लगातार इस मांग को उठा रहे थे और अब जब राज्य की कांग्रेस सरकार ने 32% आरक्षण का बिल विधानसभा से पास करा दिया है तो राज्यपाल ने इसे अटका दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि अगर आप राज्यपाल पर दबाव बनाएं तो वो हस्ताक्षर कर देंगी। दरअसल बुधवार को लोकसभा में छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित 12 समुदायों को ST सूची में शामिल करने के प्रावधान वाले संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया, जो बाद में सदन से पारित भी हो गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के बीच झड़प देखने को मिली। दोनों सांसदों के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। औकात बता दिया कांग्रेस किस तरीके से इस देश को लूटने का काम किया। आज बदस्तूर आप वो काम कर रहे हो। तुम्हारा अध्यक्ष महोदय, एक मिनट प्लीज। इस विधेयक पर चर्चा करते हुए कांग्रेस सांसद ने केंद्र सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा से कहा कि वो सदन को गुमराह ना करें। ये 32% की रिजर्वेशन की जो बात हो रही है, ये आज की बात नहीं। वहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो जनजाति है, वो काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और अब सब जानते हैं। देखिए, सदन को गुमराह करना ना आपको उचित होगी ना हमें उचित होगा। सितंबर 2022 में ये हाईकोर्ट ने इनको खारिज कर दिया। उसके बाद आपको याद दिला दे कि दिसंबर 2022 मतलब इस साल की दिसंबर महीने में छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट बिल पास करा के गवर्नर को पास भेज दिए हैं कि 32% रिजर्वेशन बरकरार रखा जाए।
तो देखिए ये 32% रिजर्वेशन की जो बात होते हैं, ये सूबे की सरकार मानते हैं, लेकिन गवर्नर नहीं मानते। गवर्नर इनको वापस ही करते, गवर्नर नहीं मानते। आपकी सरकार है, आपकी सरकार अगर गवर्नर के ऊपर अगर दाव डाले कि गवर्नर इसको मान लिया करो, तो गवर्नर भी मानने को तैयार होगी। कांग्रेस सांसद के आरोप के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस देश में जनजातीय समाज को न्याय दिलाने के लिए कभी सोचा नहीं गया, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से छत्तीसगढ़ की जनता और आदिवासियों को न्याय मिल रहा है। मैं बताना चाहता हूं, यदि ये कांग्रेस के लीडर के नाते बोलते तो हमें बहुत खुशी होती, लेकिन इन्होंने एक सीमित तरीके से अपनी बात को कह करके औपचारिकता, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनका काम हो, ये चाहते हैं कि उसके नाम से हम राजनीति करें। क्योंकि ट्राइबल अध्यक्ष महोदय, जनजातीय समुदाय के बारे में सोचते समय आपको यह सोचना चाहिए कि यह मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो बना है, जनजातीय मामले, यानी ट्राइबल को बाय कास्ट आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, बाय कैरेक्टर आइडेंटिफाई किया जाता है, और बाय कैरेक्टर, बाय ट्रेट वो एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर देखे जाते हैं। और ये सारी चीजें एक परंपरा के साथ बनाई हुई पद्धति है, उसके जीवन पद्धति के साथ देखा जाता है। आप इसको राजनीतिक कारण बना करके राजनीतिक लाभ मुनाफा लेना चाहते हैं। 60 साल तो आपने ले लिया, और कितना लीजिएगा? और नहीं मिलेगा। और आपकी दुर्गति हो गई, किनारे से कट गए। अब लोगों को आप इस तरीके से भुलावे में रख करके आप नहीं कर सकते हैं। न्याय अगर देगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार देगी। तारीख के नजरों में लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में 1 दिसंबर को आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ था। छत्तीसगढ़ में अब अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32%, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 13%, पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। विधेयक को राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने इस पर साइन नहीं किए हैं। राज्यपाल के साइन होते ही राज्य में ये आरक्षण प्रक्रिया लागू हो जाएगी। अब बात करते हैं मोदी सरकार की। मोदी सरकार ने दावा किया है कि आदिवासियों के विकास के लिए जितना काम अब हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ था। सरकार ने कहा है कि आदिवासियों को इंसाफ देने के लिए एक तरफ जहां संसद में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए विधेयक लाए गए, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने उनसे जुड़ी योजनाओं के लिए अधिक धन उपलब्ध कराया है। इस सिलसिले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनजातीय आबादी को बहुप्रतीक्षित सम्मान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय लोगों के विकास के लिए और समावेश को बढ़ावा देना सरकार की नीति के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2014-15 में आदिवासियों के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं का बजट 19,437 करोड़ रुपए था, जो चालू वर्ष में 91,000 करोड़ रुपए है। प्रधान ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसका भी फायदा आदिवासी समुदाय के लोगों को भी मिल रहा है। सुदूर ओडिशा के एक छोटे से गांव ऊपर बेड़ा गांव से आके द्रौपदी मुर्मू जी शिक्षा के कारण, भारत की प्रजातंत्र के कारण, भारत की महिला सशक्तिकरण की उदाहरण के नाते और मोदी जी की योजना के कारण आज देश की राष्ट्रपति पद तक पहुंची है। उसकी मूल में जड़ में जाते हैं तो शिक्षा आती है। उन्होंने बताया कि एकलव्य विद्यालयों के लिए 2014-15 में
3,832 करोड़ रुपए का बजट था, जो 2022-23 में बढ़कर 8,500 करोड़ रुपए हो गया। धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के मुद्दों को देखने के लिए पहली बार राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों को उजागर करने का प्रयास किया गया है। देश के कई हिस्सों में न केवल बिरसा मुंडा जी या ऐसे ही एक दो बड़े नाम नहीं, शायद हर एक राज्य में ऐसे 2-5 बड़े नाम हैं। आंध्र की आलूरी सीताराम राजू हो या उड़ीसा जैसे प्रांत की लक्ष्मण नायक हो, झारखंड उड़ीसा की सीमा के इलाका में निर्मल मुंडा जी हो या माधो सिंह हो या राजस्थान की अनेक भील नेता हो, आजादी की लड़ाई में महिला पुरुष दोनों मिलके अत्यंत संघर्ष किया, देश की अस्मिता, देश की स्वाभिमान के लिए बलिदान दिया। पहली लेकिन सरकार के दावों और सच्चाई में बड़ा फासला नजर आता है। मसलन एकलव्य स्कूलों की स्थापना के मामले में सरकार अपने लक्ष्य को हासिल करने में बुरी तरह से पिछड़ गई है। सरकार को अब तक 400 से ज्यादा स्कूलों की स्थापना करनी थी, लेकिन वो 100 स्कूल भी स्थापित नहीं कर पाई है। इसी तरह से पिछले 3 सालों में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में छात्रों की संख्या टस से मस नहीं हुई, यानी उस योजना पर कोई खर्च नहीं बढ़ा है। कई राज्य ऐसे हैं जिन्हें इस योजना के लिए एक भी पैसा नहीं मिला है। उसमें बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। आपको बता दें कि आदिवासी आबादी प्रत्येक राज्य में राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। कई राज्यों में तो अनुसूचित जनजाति की आबादी काफी ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी के लिए जरूरी हो जाता है कि वो जीत हासिल करने के लिए उनका समर्थन हासिल करें। बीजेपी का ध्यान खासतौर पर 2024 के लोकसभा चुनावों पर केंद्रित है, लेकिन उससे पहले आदिवासी बहुल त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहां पर बीजेपी की नजरें आदिवासियों पर है। चुनावों के लिए बीजेपी आदिवासियों को अपने बड़े वोट बैंक में तब्दील करने की कोशिश करना चाहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने संसद में बताया कि देश के प्रतिष्ठित संस्थानों मसलन आईआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में से 70% पद खाली पड़े हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद एस वेंकटशन के सवाल के जवाब में सरकार ने लोकसभा में ये जानकारी दी। वंचित तबकों के लिए आरक्षित सीटों पर बहाली के मामले में आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित सीटों पर सबसे खराब अवस्था है। सरकार ने ये दावा किया कि देश के प्रतिष्ठित संस्थानों और विश्वविद्यालयों में मिशन मोड में भर्ती की जा रही है, लेकिन इस मिशन मोड के बावजूद ये पता चलता है कि आरक्षित सीटों पर आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी धनबाद, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी गोवा और धारवाड़ में एक भी पद पर किसी अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को बहाल नहीं किया गया है। अपने दूसरे सेगमेंट यानी एमबीबी पोल में चलते हैं। आज सुबह हमने मैं भी भारत के YouTube चैनल पर एक सवाल किया था। सवाल था, क्या किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के मापदंड और प्रक्रिया स्पष्ट की जानी चाहिए? अब समय आ गया है कि वर्तमान व्यवस्था को बदला जाए। इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा यानी 87% लोगों ने हाँ का ऑप्शन चुना, जबकि 10% लोगों ने नहीं और 3% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन बात यह है कि हमने ये सवाल पूछा क्यों था? दरअसल इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ये सत्र 7 दिसंबर से शुरू हुआ और 29 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस सत्र में मोदी सरकार ने अलग अलग राज्यों में आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का एजेंडा रखा। इसके लिए 4 संशोधन विधेयक लाए गए।
मसलन लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय, तृतीय, चौथा और पांचवां संशोधन विधेयक 2022 पारित किए गए। इसके तहत यूपी समेत कुल 5 राज्यों की 12 जातियों और इनसे जुड़ी उपजातियों को एसटी का दर्जा देने के विधेयक पारित किए गए हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश में हाटी, छत्तीसगढ़ में बिंझिया, कर्नाटक में बेट्टा कुरुबा और तमिलनाडु में नारी कुरावन और कुरीविक्करण की जनजाति शामिल है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी विधेयकों पर चर्चा के दौरान कई सांसदों ने अपने अपने राज्य के कुछ समुदायों को इस सूची में शामिल करने की मांग की थी। साथ ही विपक्षी दलों के सांसदों ने कहा कि सरकार को टुकड़ों में समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के बजाय जनजातियों की एक व्यापक सूची बनानी चाहिए और उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने और मान्यता देने की दिशा में सार्थक कदम उठाने चाहिए। जो पहले में भी सर बोल चुकी हूँ कि एक देश के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बिल अगर आप लाए तो इस देश के जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित लोग हैं उनको एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन क्राइटेरिया भी एक्सपैंड करो, जो सुझाव उन्होंने दिया है वो बहुत अच्छा है। उसके लिए सेंसस भी करना पड़ेगा सर। सो एक डिटेल सेंसस अगर ये सरकार करे तो एक अच्छा बदलाव जो आप करना चाहते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं उसमें। एक के बाद एक अमेंडमेंट बिल पर यहाँ डिबेट हो रही है। ये क्या वजह है? क्या कोई आईनी इम्पेडिमेंट है? क्या आईनी रुकावट है? हम क्यों नहीं एक ही बिल ला के सारे मुल्क में जहाँ भी जो भी कम्युनिटी है जिसको जो एंटाइटल्ड है कि एनलिस्ट होने की शेड्यूल ट्राइब में, उसको इकट्ठे एक बिल क्यों नहीं लाते और उसी पर बहस होती? तो इससे कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन मिलता है कि ये कोई एक सिलेक्टिव है। आप सिग्नल्स देना चाहते हैं सेपरेट। कहीं पर आपको आ गया कि किसी एक स्टेट में आपको ये ज़रूरत है आगे सियासी मकासद के लिए तो उसमें दे रहे हैं, यहाँ नहीं दे रहे हैं, वहाँ पोस्टपोन करें। तो अगर ये इम्पेडिमेंट अगर इम्पेडिमेंट नहीं है तो वो अलग बात है। तो दूसरी बात जनाब है, क्यों ये एक्सरसाइज बार बार कर रहे हैं? आपको बता दें कि इस सत्र में जब ये विधेयक पेश किए गए तब अलग अलग सांसदों ने सरकार से स्पष्ट मापदंड तय करने की बात कही, लेकिन हर बार जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पिछली सरकारों को दोष देकर अपनी बात से पल्ला झाड़ते नजर आए। ऐसे में जरूरत है कि बार बार एक ही मुद्दा उठाने और आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय केंद्र सरकार को किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के मापदंड और प्रक्रिया स्पष्ट करनी चाहिए। कम से कम हमारे पोल में तो 87% लोग इससे सहमत दिखाई देते हैं। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट यानी अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे त्रिपुरा के ट्रिंग फेस्टिवल के बारे में। दुनिया भर में नए साल के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन त्रिपुरा के जनजाति समुदाय कल यानी 21 दिसंबर को नए साल का स्वागत कर चुके हैं। त्रिपुरा के आदिवासी खुद को टिपरासा पुकारे जाने पर खुश होते हैं। त्रिपुरा के जनजाति समुदायों के कैलेंडर के हिसाब से ये साल 1400 यहाँ के जनजाति समुदाय दावा करते हैं और बंगाली कैलेंडर से कई त्रिपुरा में इस सिलसिले में संपन्न इलाके राज्य स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য কথাং তঙ্কু 118 नंबर राजा जय राजनी। त्रिपुरा में जब महाराजा हमतरफा का राज था उस वक्त में ट्रिंग फेस्टिवल मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। उस वक्त में हम इसी तरह से परंपरागत तरीके से नया साल मनाते थे, लेकिन बीच में जब दूसरी सरकारें आई तो इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की गई। अब टिपरा मोथा की जो एडीसी में स्वायत्त परिषद में जो सरकार है उसने ट्रिंग की छुट्टी भी घोषित की है। टिपरा मोथा और प्रद्युत माणिक्य महाराज इस परंपरा को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं
इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। Abo Chengjaka. तो ये था आज का हमारा आदिवासी डेली न्यूज़ बुलेटिन। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मिस कॉल ज़रूर दें, और साथ ही अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। धन्यवाद।